नमस्कार, खिलाड़ी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। मार्केट के एक्शन पर नजर डालेंगे, जहां पर आज हमने देखा है एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले बाजार जो है थोड़े से सीमित दायरे में है, लेकिन मूड और ट्रेंड अभी भी तेजी का ही बना हुआ है। खासतौर से आप देखेंगे मिड कैप इंडेक्स ये आउट परफॉर्म कर रहा है। ब्रॉडर मार्केट पॉजिटिव है, इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी बेहतर ही दिख रही है। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा है गिरने वालों के मुकाबले। आपको बता दें निफ्टी का हाल, निफ्टी इस समय करीब 23 पॉइंट नीचे है। बैंक निफ्टी करीब 74 पॉइंट ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज के इस मूव में आप ध्यान दीजिएगा, कुछ दिग्गज नंबर्स का इंतजार है और उससे पहले दरअसल आज मार्केट थोड़ा सा सर्कमस्पेक्ट जरूर है। तो इंडसइंड बैंक के नंबर्स अच्छे रहे तो तेजी देखने को मिली। टाटा स्टील में तेजी देखने को मिल रही है। अल्ट्राटेक पर 5000 का टारगेट आया नंबर्स के बाद, तो तेजी का मूड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टील सीमेंट जैसे काउंटर्स है जो तेजी में है। डॉक्टर रेड्डीज नंबर्स से पहले थोड़ा सा मजबूत दिख रहा है। याद रखिएगा मारुति के भी नतीजे आने वाले हैं, लेकिन वो एक बैकफुट पर है आज। तो ये फिलहाल रुझान बाजार का बना है। हमारे जानकार फिर इस तरह के मार्केट में क्या ट्रेडिंग रणनीति लेकर चलेंगे उस पर बात होगी, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ पर अब बड़ा एक्शनेबल ट्रेड कहां पर बनता दिखाई दे रहा है। बड़ी खबरों की भी चर्चा करेंगे आगे, लेकिन पहले आपके सामने लेकर आते हैं अब तक के रिटर्न्स, यानी कि कल 3:30 बजे तक हमारे जानकारों ने किस तरह की कमाई की, उसी बेसिस पर आज के पोर्टफोलियो में बदलाव भी आएंगे। तो ये फिलहाल आपके लिए पहले लेकर आते हैं रिटर्न्स। तो प्रदीप होचंदानी लीडरशिप पोजीशन में करीब 18% से ज्यादा के रिटर्न्स इनके नाम हुए हैं। दूसरी तरफ मानस जायसवाल 5.5% के रिटर्न्स पर कारोबार कर रहे हैं और 9.5% के रिटर्न्स दरअसल आ चुके हैं क्रिस सुब्रमण्यम के। तो ये फिलहाल अब तक का माहौल है, लेकिन यहाँ से आगे की रणनीति क्या रहेगी, किस तरह के ट्रेड्स ये अपने पोर्टफोलियो में जोड़ना चाहेंगे, उसकी पहले बात करेंगे। मानस, पहले राय आपकी। देखिए कल दरअसल है एक्सपायरी, उसके पहले आज क्या कुछ अग्रेसिव ट्रेड तेजी की तरफ लेना ठीक है? गुड मॉर्निंग हर्षिता। देखिए अगर हम ट्रेंड की बात करें तो मैं तो समझता हूँ कि कल का जो मूव था निफ्टी का, वो एक बहुत ही क्लियर क्लासिक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट था। और इस पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद नॉर्मली हम एक शार्प अप मूव देखते हैं, और अगर इस पैटर्न के टारगेट सेट करने हो तो वो 11,750 के आसपास आते, तो ट्रेंड तो डेफिनेटली पॉजिटिव है और हर गिरावट पे आपको खरीदारी करनी है। और इसीलिए थोड़े से एग्रेसिव ट्रेड देंगे। दोनों एफएनओ के स्टॉक है, बट दो ऐसे स्टॉक से एग्जिट करेंगे जहां पर ज्यादा मूवमेंट नहीं आ रहा है, और दो नए स्टॉक ऐड करेंगे जहां पर एक शार्प अप मूव हमें आज देखने को मिला है। ओके, तो दो थोड़े से अग्रेसिव ट्रेड्स आप जोड़ना चाहेंगे अपने पोर्टफोलियो में। क्रिस, आपकी रणनीति क्या रहेगी? आज की जो हम मूव देख रहे हैं, आई थिंक कल की जो बढ़त के बाद एक कंसोलिडेशन है, और जहां पे कल अच्छी खासी ब्रेकआउट देखने में मिली 11,250 के ऊपर। और खास करके जैसे सेकंड हाफ में हमने बैंकिंग काउंटर्स की परफॉर्मेंस देखी तो काफी हार्टनिंग था। और क्योंकि ये काफी निफ्टी का भी बैकबोन है, मार्केट का भी एक सेंटिमेंट इफेक्ट करता है, और रिजल्ट्स का है, उसके बाद इंडसइंड बैंक वगैरह का, तो आई थिंक उसमें भी सेंटिमेंट्स में सुधार आई है डेफिनेटली। तो वो एक खास करके आज आई थिंक एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने की क्षमता रखती है। और मेरा मानना है कि शायद हाई बीटा काउंटर्स जैसे एनबीएफसीज, बैंकिंग्स, मेटल्स, आई थिंक इसमें फोकस करनी चाहिए। और आज का दिन आई थिंक लार्जली हाई बीटा काउंटर्स रहेंगी, और ऑन द अपसाइड अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकती है, और 11,500-600 डेफिनेटली आने की पूरी संभावना है 1-2 दिन में। ओके, तो 11,500-600 की देखिए बातचीत हो रही है, और कल एक्सपायरी से पहले हाई बीटा स्टॉक्स पर फोकस रहने का मूड बाजार दिखा भी रहा है। ये बताइए प्रदीप, आपकी रणनीति क्या रहेगी? आपने इनफैक्ट बहुत ही बढ़िया लीड हासिल कर ली है दोनों ही कंटेस्टेंट्स के मुकाबले। आप कैसे अब यहाँ से अपने पोर्टफोलियो को ले जाना चाहेंगे? मॉर्निंग हर्षदा। तो निफ्टी पे तो ओवरऑल बायस पॉजिटिव ही है। 11,240 का रेजिस्टेंस क्रॉस होने के बाद हम इस पे 11,390 से 11,430 का एक नेक्स्ट टारगेट जोन लेके चल रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। कल हमने सीमेंट पे फोकस किया था, आज हम एक हेल्थ केयर स्पेस में से और कंज्यूमर स्पेस में से दो स्टॉक देंगे। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी को राइड करना चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक थीम्स को ढूंढना चाहिए। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर नजर रहेंगे और ओवरऑल मोमेंटम जो है वो तेजी की तरफ ही बना रहेगा। एक एक करके सबके पोर्टफोलियो पर नजर डालेंगे और साथ ही साथ फिर देखेंगे कि नए ट्रेड्स क्या जुड़ने वाले हैं। तो पहला पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर अब आ चुका है, उसे को गौर से देखते हैं। मानस जायसवाल ने एशियन पेंट्स में दरअसल एग्जिट कर लिया। याद रखिएगा ये बाय कॉल उन्होंने दिया था सोमवार को 1900 के टारगेट के लिए। दूसरी तरफ
बजाज ऑटो में भी प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो एक ही ट्रेड फिलहाल ये होल्ड कर रहे हैं, वो है मारुति का। और याद रखिएगा आज मारुति के नंबर्स भी आने वाले हैं। उससे पहले 6750 के टारगेट के लिए इन्होंने ये तेजी का ट्रेड लिया है। तो मानस बताइए, पहला ट्रेड आपका क्या रहेगा? ट्रेड रहेगा टाटा ग्रुप से, और उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि अगर आप आज का पूरा मूवमेंट देखें तो टाटा ग्रुप में बेहतर ब्रेकआउट देखने को मिले हैं, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो मैं समझता हूँ कि टाटा केमिकल पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर काफी कंसोलिडेशन देखने को मिला था पिछले करीब 7-8 ट्रेडिंग सेशंस में। बट आज हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है टाटा केमिकल्स में 307-8 की रेंज के ऊपर। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पिछले दिनों जब गिरावट देखने को मिली तो स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं किया, वहां पर ही सपोर्ट लिया। तो मैं समझता हूँ कि अब स्टॉक तैयार है एक शार्प अपमूव के लिए। खरीदारी करें, 340 के टारगेट रहेंगे, 299.90 ये स्टॉप लॉस किस तरह रहेंगे। ओके, 299.90 स्टॉप लॉस है। और टाटा केमिकल्स में आप टारगेट रखेंगे 340 का। ये है फिलहाल इस समय का पहला ट्रेड मानस की ओर से आता हुआ। मानस ने याद रखिएगा अब तक दिग्गजों पर ही भरोसा जताया था, लेकिन अब कुछ मिड कैप्स को भी जोड़ रहे हैं। तो टाटा केमिकल्स 340 के टारगेट के लिए ऐड किया है इन्होंने, और साथ ही साथ स्टॉक आप देख रहे हैं करीब करीब 3% ऊपर है। चलिए अब अगले पोर्टफोलियो पर नजर डाल लेते हैं। और ये इस समय आपके सामने आ चुका है क्रिस सुब्रमण्यम का पोर्टफोलियो। क्रिस ने दरअसल एमजीएल में अपनी पोजीशन काट ली है, लेकिन होल्ड कर रहे हैं डाबर और अपोलो टायर्स के ट्रेड को। तो इसके बदले आप क्या जोड़ना चाहेंगे, बताइए। हाँ, तो मैंने जैसे आज एनबीएफसी और बैंकिंग में अच्छी परफॉर्मेंस उम्मीद है, तो उसमें मैंने एल&टी फाइनेंस चुना, जो काफी करेक्शन इस सीरीज में देखी। और मेरा मानने के शायद एक शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि काफी ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बीच में एक ऐड हुई थी और शॉर्ट कवरिंग की कैंडिडेट है। तो एल&टी फाइनेंस खरीदारी करके चले, 68 का टारगेट और 60 का स्टॉप लॉस। ओके, तो 60 के स्टॉप लॉस के साथ ये आप तेजी का ट्रेड लेकर चले। और ये स्टॉक भी आज देखेंगे 4% ऊपर है। 68 का आपके लिए टारगेट का काम करेगा ये फिलहाल ट्रेड। तेजी की तरफ आप बनाए रखें। याद रखिए आज एल&टी में भी तेजी देखने को मिली है, और जाहिर तौर पर एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग्स में भी ट्रैक्शन देखने को मिला है। तो ये पहला ट्रेड आ चुका है क्रिस की ओर से। अब आते हैं प्रदीप के पोर्टफोलियो पर। और प्रदीप याद रखिएगा 18% तक के रिटर्न्स कमा चुके हैं, लीडरशिप पोजीशन में हैं, और इन्होंने दरअसल अपने सभी ट्रेड्स पर प्रॉफिट बुक कर लिया। एडवांस्ड एंजाइम्स, माइंडट्री, बिरला कॉर्प। तो कोई ट्रेड होल्ड नहीं कर रहे हैं, 2 स्टॉक्स ये जोड़ेंगे आज। फिर पहला ट्रेड क्या रहेगा प्रदीप? मानस ने टाटा केमिकल पे राय दी। टाटा ही ग्रुप के दूसरे स्टॉक टाटा कंज्यूमर मेरे को अच्छा लग रहा है। स्टॉक ने 8 जुलाई को हाई बनाया था 436 का, और फिर करीबन 14 सेशन का इसमें कंसोलिडेशन का फेज देखा गया, जिसमें 34 डीएमए के पास आके फिर से अप ट्रेंड रिज्यूम कर रहा है। तो ये मेरे को लगता है कि आने वाले 3-4 दिन में एक अच्छा गेन दिलवा सकता है। तो इस पे बाइंग की राय रहेगी। 410 का स्टॉप लॉस रहेगा और 478 478 के इसमें टारगेट रहेंगे। 478 के टारगेट्स यहाँ पर रहेंगे। साथ ही टाटा कॉफी के बहुत ही बढ़िया नंबर्स आए थे, और उसका भी रिपल इफेक्ट दरअसल टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में देखने को मिला है। तो वो भी आप जोड़कर देखें। 478 के लिए बाय करेंगे, 410 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। टाटा कॉफी आपके सामने आ गया। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इन्होंने जोड़ा है। टाटा कॉफी 11% ऊपर। टाटा कंज्यूमर के शेयर में भी आज हमने देखा है सुबह से ही तेजी देखने को मिली है। तो ये फिलहाल पहला ट्रेड आ चुका है आप प्रदीप की ओर से। प्रदीप, आप दूसरा भी इस समय जोड़ेंगे? जी, दूसरा स्टॉक रहेगा फार्मास्यूटिकल स्पेस का एफडीसी। स्टॉक में एक जो प्रीवियस टॉप था डेली चार्ट्स पे 280 का, उसको ये आज क्रॉस कर रहा है। तो डेली चार्ट्स पे एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन कंफर्म हो रही है। आज के जो वॉल्यूम है वो ऑलरेडी कल के सेशन के कंपैरिजन में डबल से ज्यादा हो चुके हैं। तो ये स्टॉक एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है ओवर नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। ये मेरा दूसरा स्टॉक रहेगा। 269 का स्टॉप लॉस रहेगा और 320 के टारगेट रहेंगे। ओके, 269 का स्टॉप लॉस रखिए। एफडीसी आज करीब 17 रुपए की तेजी दिखा रहा है, 6% ऊपर है। 320 के टारगेट के लिए आप एक अपॉर्चुनिटी तेजी की लेकर चलें। मानस का दूसरा ट्रेड भी ले लेते हैं। उस बीच बैंक ऑफ इंडिया 46 रुपए का स्टॉक है। 3 अगस्त को बोर्ड बैठक होने वाली है फंड रेजिंग के लिए। वैसे भी इस समय हमने देखा है कई सारे बैंक्स ने अब फंड रेजिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी। इंडसइंड बैंक ने वो अनाउंस किया नंबर्स के बाद कि प्रेफरेंशियल इशू लेकर आएंगे। यस बैंक ने अभी अपना राइट्स इशू पूरा किया है। कई सारी एनबीएफसीज ने फंड रेज किए हैं, और अब बैंक ऑफ इंडिया भी
3 अगस्त को एक बोर्ड बैठक कर रहा है और फंड रेजिंग पर विचार किया जाएगा। इक्विटी या फिर डेट के जरिए ये रकम जुटाएंगे। तो 46 पर है स्टॉक इस समय, करीब 2 से 2.5% की तेजी इसने दिखा दी है। मानस बताइए, इस समय आपका अगला ट्रेड क्या है? देखिए, अगला ट्रेड है एनबीएफसी स्टॉक, वो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का। और उसका एक बड़ा रीजन ये है कि पूरा अगर एक मंथ का ट्रेंड देखिए तो कंसोलिडेशन, एक बड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिला। बट आज पैटर्न अगर आप देखिए तो वो ब्रेकआउट पैटर्न है, वॉल्यूम्स बेहतर देखने को मिले हैं। तो अब शायद आज ही स्टॉक अपना 100 डे मूविंग एवरेज जो कि 725 के आसपास है, तो वो भी ब्रेक कर सकता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम 800 तक के लेवल्स आपको 2 से 3 दिनों में देखने को मिलेंगे। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पे बेट लगाइए, खरीदारी करें, 684 के स्टॉप लॉस रखें। ओके, तो 684 का स्टॉप लॉस रखिएगा आप और यहाँ पर तेजी की पोजीशन लेकर चले। हाई बीटा में तेजी है, एनबीएफसीज आगे हैं। 800 के टारगेट के लिए आप तेजी का ट्रेड लेंगे। और ये नोटिस कीजिए, 2 एनबीएफसीज को जोड़ा गया है आज के खेल में। क्रिस सुब्रमण्यम ने एल&टी फाइनेंशियल सर्विसेज पर दाव लगाया और श्रीराम ट्रांसपोर्ट लेकर आए हैं मानस जायसवाल। और हमने देखा इस पैक में एक बहुत बढ़िया तेजी देखने को भी मिली है। अच्छा, लगे हाथ क्रिस, अगर हो सके तो आप बैंक ऑफ इंडिया पर भी एक व्यू दीजिए। ये जो फंड रेजिंग है उससे पहले नॉर्मली हमने देखा है दूसरे बैंकों में भी तेजी देखने को मिली है। क्या एक अपॉर्चुनिटी ट्रेड की बनेगी? हाँ, इनफैक्ट मैं भी यही सोच रहा था, क्योंकि मानस की जो ट्रेड है काफी इंटरेस्टिंग है बैंक ऑफ इंडिया। और आज खास करके आई थिंक यूनियन बैंक आज या कल में भी इस पे भी मीटिंग है और शायद वहां पर भी शायद कुछ फंड रेजिंग सुना था। तो ये पीएसयू बैंकिंग स्पेस में हर्षदा, मेरा मानना है कि शायद काफी एक कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड लेने की संभावना है। तो मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पर थोड़ा चार्ट चेक करके शायद इसी स्पेस पे और एक ट्रेड दूं, एक आध बुक करके। बट आई एग्री दैट दिस स्पेस लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। फाइनेंशियल्स में तेजी है। बैंक ऑफ इंडिया पर खबर आई इसीलिए हमने इस पर नजर डाली। आप देख रहे हैं यूनियन बैंक में शायद एक अपॉर्चुनिटी रहेगी, तो मिड कैप बैंक्स पर ध्यान दीजिएगा। हमारे जानकार वहां से एक और नया ट्रेड लेकर आएंगे। चलिए, इस बीच कुछ खबरों पर फोकस करते हैं और लक्ष्मण हमारे साथ जुड़ गए, हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर। लक्ष्मण, आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है, बताइए किन किन चीजों पर बातचीत होगी और किस पर आप मुहर लगवाएंगे? देखिए, आज जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है उसमें खास तौर से 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जिसको मंजूरी मिलने की संभावना है। एक प्रस्ताव है वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का नाम दिया गया है। और इस पॉलिसी में 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात तो यह है, इस पॉलिसी के तहत सरकार निवेश अगले 10 साल में दोगुना करेगी, इस बात का प्रस्ताव है। दूसरा यह है कि इस पॉलिसी के तहत एजुकेशन सेक्टर को सरकार थोड़ा सा लिबरल बनाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा निजी निवेश आ सके और कंट्रोल बहुत ज्यादा नहीं रखेगी। तो पूरे सेक्टर के लिए एक रेगुलेटर होगा, इस तरह का प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया है। दूसरा जो एजेंडा है कैबिनेट में जिसको मंजूरी मिलने की संभावना है, जिसको शायद आपने याद होगा आत्मनिर्भर भारत के दौरान वित्त मंत्री ने ऐलान भी किया था, वो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कॉर्पोरेटाइजेशन किया जाएगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कॉर्पोरेटाइजेशन का मतलब ये हुआ कि करीब 41 फैक्ट्रियां हैं जहां पे तोप बनते हैं, गोले बनते हैं, टैंक बनता है, गाड़ियां बनती है मिलिट्री के लिए। उसके गवर्नेंस को बेहतर किया जाएगा, बोर्ड की जगह कॉर्पोरेट गवर्नेंस लाया जाएगा। इस प्रस्ताव को भी मंजूरी मिलने की संभावना है। कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है, अब बहुत जल्द जो है करीब 12:30 बजे के आसपास बैठक खत्म होगी और उसके बाद औपचारिक ऐलान होता हुआ देखेंगे आप। ओके, तो बैठक शुरू हो चुकी है, बड़े ऐलान आएंगे, एक तो एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए और दूसरी तरफ आत्मनिर्भर भारत के तहत जो डिफेंस के लिए जो बेसिकली इक्विपमेंट खरीदा जाता है वहां पर भी कुछ और स्ट्रीमलाइनिंग देखने को मिलेगी। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉर्पोरेटाइजेशन पर चर्चा होगी। लेकिन लक्ष्मण, आज के लिए आपके लिए बहुत हरकत और खबरों वाला दिन है। आज शाम को वो पीएम भी मौजूद होंगे बैंकर्स, एनबीएफसीज और एफएम वाली बैठक में। उसका मेन एजेंडा क्या कुछ होगा, क्या कुछ रेडार पर रखना चाहिए? देखिए, ये जो बैठक शाम में होने वाली है दरअसल फाइनेंशियल सेक्टर को लेकर एक रिव्यू मीटिंग कह सकते हैं और फिर आगे का रोड मैप यहाँ से निकल कर आ सकता है। जो प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से औपचारिक जानकारी दी गई है उसमें ये कहा गया कि इसमें 4 मुद्दों पर खास फोकस किया जाएगा आज की बैठक में। पहला मुद्दा तो ये होगा कि जो क्रेडिट प्रोडक्ट है और उनका एफिशिएंट मॉडल कैसा हो डिलीवरी का, यानी कर्ज देने के अलग अलग तरीके हैं, जो भी आप इंसेंटिव स्कीम बैंक के जरिए चलाते हैं वो बेहतर मॉडल कैसे अपना सकते हैं ताकि जल्द से जल्द लोगों तक पहुंच सके। यानी एक तरह से कहें कर्ज देने की रफ्तार और जरूरतमंदों तक कर्ज पहुंचाने की रफ्तार कैसे सफलतापूर्वक बढ़ाई जाए, इस पर चर्चा होगी। दूसरा मुद्दा यह है कि फाइनेंशियल एम्पावरमेंट कैसे किया जाए टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के, यानी ऑनलाइन बैंकिंग या फिर तकनीक के जरिए कैसे वित्तीय मामलों में मदद आम लोगों तक पहुंचाई जाए, इसका जिक्र होगा।
तो दूसरा यहाँ पे जो महत्वपूर्ण फैसला होने की चर्चा होने की संभावना है वो है फाइनेंशियल सेक्टर कैसे सस्टेनेबल रहे। एक तरफ से यहाँ हो सकता है बैंक अपनी तरफ से ये मांग करे कि हमारे ऊपर दबाव बहुत ज्यादा है, बैंकिंग तरफ से रिकैपिटलाइजेशन की मांग हो रही है, ये सारे मुद्दे इस पर चर्चा होने की संभावना है। शुक्रिया अब्बा इस अपडेट के लिए। और आज इसीलिए शायद हम देख रहे हैं कि एनबीएफसी स्पेस में काफी ज्यादा हरकत देखने को मिली है, चाहे आपका वो श्रीराम ट्रांसपोर्ट हो, बजाज फाइनेंस हो या फिर एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग, चोला जैसे काउंटर्स भी करीब 2.5% ऊपर है इस बैठक से ठीक पहले। शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। तो लक्ष्मण इस बड़ी बैठक पर नजरें रखेंगे, कैबिनेट में जो भी निकल कर आता है उसका भी अपडेट आपके लिए सीएनबीसी आवाज पर लेकर आएंगे जरूर। हम लेंगे इस मोड़ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद वरुण भी जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे कि मारुति, डॉक्टर रेड्डीज इन दिग्गज कंपनियों से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट, और ऑफ कोर्स एक रिकैप आपके लाएंगे खिलाड़ी नंबर 1 का। बने रहिए। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट की चाल में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं। आज सेंसेक्स निफ्टी में थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। एनबीएफसीज आउट परफॉर्म कर रहे हैं। निफ्टी बैंक इस समय 72 पॉइंट ऊपर है। तो चलिए, अब तक हमारे जानकारों ने जो पोजीशंस अपने पोर्टफोलियो में बदली है उसका कितना फायदा इनके हाथ लग रहा है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एक एक करके सबके पोर्टफोलियो पर नजर डाल लेंगे। सबसे पहले प्रदीप होचंदानी का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आएगा। इन्होंने दरअसल एक ट्रेड जोड़ा एफडीसी तेजी की तरफ, 320 का टारगेट, 269 का स्टॉप लॉस। दूसरा ट्रेड है टाटा कंज्यूमर, 478 का टारगेट, 410 का स्टॉप लॉस। दोनों में बेहतर रुझान इस समय एफडीसी का है, 0.18% ये जोड़कर दे रहा है इनके लिए। चलिए अब आते हैं मानस के पोर्टफोलियो पर, और मानस ने दरअसल दिग्गजों से हटकर अब दाव लगाया है मिड कैप्स पर। तो मिड कैप में क्या जोड़ा? श्रीराम ट्रांसपोर्ट 800 के टारगेट के लिए 684 स्टॉप लॉस रखिएगा। टाटा केम 340 का टारगेट है, स्टॉप लॉस 299 का। और मारुति को होल्ड करें 6750 के टारगेट के लिए। याद रखें मारुति के आज नंबर्स भी आने वाले हैं। ये है मानस के रिटर्न्स। मारुति इनके लिए जोड़ रहा है 0.74%, 1% से ज्यादा के रिटर्न्स अब आ चुके हैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट की ओर से। 1.25% से कम की कमाई यहां पर हो रही है टाटा केमिकल में। अब आते हैं क्रिस सुब्रमण्यम के पोर्टफोलियो पर, और क्रिस ने भी देखिए एक जोड़ा है एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग, 68 का टारगेट, 60 का स्टॉप लॉस। अपोलो टायर्स को कैरी कर रहे हैं 120 के टारगेट के लिए, और डाबर भी कैरी किया है 490 के टारगेट के लिए। तीनों में सबसे बेहतरीन ट्रेड आज के लिए क्या साबित हो रहा है इनके लिए, ये भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो डाबर करीब 2.5% ऊपर, अपोलो लगभग 1% ऊपर, और एल&टी फाइनेंशियल भी करीब करीब 1% तक के रिटर्न्स इनके लिए कमा कर दे रहा है। तो क्रिस के पोर्टफोलियो के रिटर्न्स और भी बेहतर होते हुए अब तीनों में देखिए 24% के रिटर्न्स हो चुके हैं प्रदीप होचंदानी के। उसके ठीक पीछे करीब 13% के रिटर्न्स पर बैठे हैं क्रिस, और मानस आ गए हैं करीब करीब 5.5% के रिटर्न्स पर। तो ये है फिलहाल अब तक के रिटर्न्स। जो भी बदलाव होगा वो हमारे जानकार आपको अपडेट करेंगे और हम आपके सामने वो ट्रेड्स लेकर आएंगे। याद रखिएगा क्रिस ने कहा है कि शायद दोपहर में वो एक बैंक भी लेकर आ सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। चलिए अब बात करते हैं मारुति की। मारुति का शेयर बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। अब तक के रिटर्न्स अच्छे रहे हैं इसके, लेकिन आज आने वाले हैं तिमाही नतीजे। तो क्या पोस्ट करेगी कंपनी नंबर्स में, उस पर एक व्यू वरुण का ले लेते हैं। वरुण, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? देखिए मारुति के नतीजे कमजोर रहेंगे। लॉकडाउन का इंपैक्ट देखने मिलेगा, जिसके कारण रेवेन्यूज करीब 80% गिरेंगे, और 20 साल बाद पहले बार ये कंपनी लॉस करने वाली है। एबिटा फ्रंट पे करीब 540 करोड़ के लॉस का अनुमान है, और बॉटम लाइन में करीब 450 करोड़ के आसपास का नुकसान जो है ये कंपनी क्लॉक कर सकती है। जून के एंड में डिमांड थोड़ी पिकअप हुई थी, तो देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट की कमिटरी क्या है, लेकिन 20 साल बाद पहली बार मारुति जो है वो लॉस क्लॉक करने वाली है। ये बॉटम लाइन है इस बार के रिजल्ट की। ओके, तो मारुति के नंबर्स थोड़े से वीक रहेंगे। अच्छा, एयरटेल और डॉक्टर रेड्डी से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है बाजार, वो भी बताइए। मेरे ख्याल में आज मार्केट बंद होने के बाद ये नंबर्स आएंगे। डेफिनेटली, और डॉक्टर रेड्डीज की सबसे पहले बात करते हैं तो यहाँ परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, खासकर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, एबिटा मार्जिन में बढ़ोतरी होगी। मुनाफा अगर आप देखें तो वैसे तो 23% गिरेगा, लेकिन पिछले बार इसी क्वार्टर में एक्सेप्शनल प्रॉफिट कंपनी को हुआ था, तो अगर एडजस्टेड देखे तो 30% वो बढ़ेगा। इंटरनेशनल मार्केट से हेल्प मिलेगी, वोकार्ड के बिजनेस का जो अधिग्रहण किया था उसका फायदा होगा। भारतीय टेल नंबर्स तो कमजोर रहेंगे, कंपनी लॉस करने वाली करीब 120 करोड़ के आसपास का। आरपूस के नंबर्स पर नजर रखिए, पिछले क्वार्टर में बढ़े थे, लेकिन इस क्वार्टर या तो वो फ्लैट रहेंगे या तो वो गिरने वाले हैं। दूसरा, होम ब्रॉडबैंड बिजनेस में कितनी बढ़ोतरी होती है ये जानना काफी इंटरेस्टिंग होगा।
ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए डॉक्टर रेड्डीज और भारती एयरटेल के नंबर्स हुए। देखना यही होगा कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और कितनी बड़ी है एयरटेल के लिए और उसका कितना फायदा कंपनी फिर उठा पाई है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। शुक्रिया वरुण इस अपडेट के लिए। चलिए वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते आपको मैं बता दूं निफ्टी बैंक की चाल अब और मजबूत होती हुई ये इंडेक्स आ चुका है दरअसल अब 90 पॉइंट ऊपर, लगभग 100 अंकों की बढ़त आ जाएगी इस इंडेक्स में। और जो मदद मिल रही है वो ऑफ कोर्स एट द मोमेंट मिलने लगी है HDFC बैंक और कोटक बैंक से, जहां पर निचले स्तरों से चाल थोड़ी सी बेहतर होती हुई ऑफ कोर्स हमने देखा है एक्सिस और इंडसइंड बैंक में बढ़त जारी है। हम लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर रहेगी नजर। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।